नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। राजस्थान में नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए लगातार भर्ती परीक्षाएं होती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि फजीयत दर फजीयत राजस्थान सरकार जो भी भर्ती परीक्षा आयोजित कराती है, लगभग उसमें कुछ ना कुछ ऐसा व्यवधान आ ही जाता है। और अब व्यवधान भी नहीं आता, अब पेपर लीक। पिछले 12 साल का हम यदि इतिहास उठा के देखें तो 12 बड़ी भर्ती परीक्षाएं रद्द हुई हैं पेपर लीक के, पर्चे आउट होने के कारण। ताजा मामला है वन रक्षक भर्ती परीक्षा का, जो 12 और 13 नवंबर को हुई। 2020 में इसके लिए एक तरीके से इसकी घोषणा हुई थी। 2 साल लगे। अब बेरोजगारी का आलम क्या है राजस्थान में सबको पता है, 23% से ज्यादा बेरोजगारी दर है। परीक्षा हुई और 13 नवंबर को कहा गया कि 100 में से 12 नवंबर को 100 में से 62 सवालों के जवाब व्हाट्सएप पर वायरल थे। पेपर रद्द कर दिया गया और 13 तारीख को जो पेपर हुआ उसके बारे में भी सूचनाएं आ रही हैं कि उनके से तमाम सारे 50 के लगभग सवाल के जवाब वायरल हैं। अब सवाल यह है कि क्या सरकार एक तरीके से हाथ खड़े कर चुकी है भर्ती परीक्षाओं को लेकर? भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ और किसी प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लगातार भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हों। यह कह के नहीं बचा जा सकता कि पेपर माफिया सक्रिय है। पेपर माफिया सक्रिय है तो फिर प्रशासन किसके लिए है, पुलिस किसके लिए, कानून किसके लिए? और राजस्थान तो एक कानून भी लेकर आई है राजस्थान सरकार। मैं आपको बता दूं, उस कानून का नाम है सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय विधेयक 2022 पारित करा लिया। तो सब कुछ तो है, उसके बावजूद यदि आप ये खिलवाड़ कर रहे हैं और हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं तो निश्चित रूप से यह एक पाप कर्म है। परीक्षा सबसे पवित्र कार्य है और परीक्षा में पास होकर ही आप आगे बढ़ते हैं, चाहे देश हो या व्यक्ति की बात करें। तो यह नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष अपनी बात कह के हट जाता है और प्रतिपक्ष को हमने देखा राजस्थान में। रीट 2021 इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा बताई गई और उसमें जो हुआ वो सबके सामने था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन किया, कुछ मामले उठाए, उसके बाद शांत हो गए। हम आज उनके प्रतिनिधि हमारे स्टूडियो में होंगे, हम उनसे पूछेंगे कि रीट को लेके जो हमला सरकार पर बोला जाना चाहिए था, कि जो जांच आप मांग रहे थे और जिस तरीके की चीजें उसमें हो जाती तो ये वन रक्षक भर्ती परीक्षा आज संपन्न हो जाती। और एक नहीं, तमाम हैं। मेरे पास सूची है, मैं गिनाने बैठूं। रीट भर्ती के बाद उससे पहले जेईएन भर्ती परीक्षा, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा, फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा, कुछ परीक्षाएं तो हुई नहीं। तो आज की चर्चा इसी पर है कि परीक्षा एक पवित्र कार्य है, उसकी पवित्रता को आखिर निरंतर भंग क्यों किया जा रहा है? और सिर्फ भर्ती परीक्षा नहीं, जब हम भर्ती परीक्षाओं में स्थिति देख रहे हैं तो राजस्थान में जो सामान्य परीक्षाएं हैं कॉलेजों की, यूनिवर्सिटी, उनका आलम क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। वहां तो किसी की नजर है ही नहीं। तो इस चर्चा को शुरू करें और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आए कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा में क्या हुआ। महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा और परीक्षा का अचानक रद्द हो जाना, ये उनके अरमानों पर कुठाराघात है। वो बेरोजगारियों को नए घाव के अलावा कुछ दे नहीं रही। ये एक तरह से बेरोजगार नौजवानों के सीने पर खंजर है। ये अभ्यर्थियों के साथ मजाक है या फिर उन अभ्यर्थियों के साथ धोखा जो दिन रात मेहनत कर नौकरी पाने का जतन कर रहे हैं? जी हाँ, राजस्थान के बेरोजगारों को एक बार फिर झटका लगा है। दरअसल राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कड़े इंतजामों के बाद भी 12 नवंबर को हुई वन रक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा पेपर लीक हो गया। बोर्ड ने पहले दिन दूसरी पारी में हुई परीक्षा का पेपर रद्द कर दिया है। राजसमंद पुलिस के अनुसार रेल मगरा से पर्चा लीक हुआ, जिसका सौदा 6 लाख रुपए में किया गया। परीक्षा से 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पर पेपर के प्रश्नों के विकल्प वायरल कर दिए गए। सोशल मीडिया पर वायरल 100 प्रश्नों में से 62 प्रश्नों के विकल्पों का पेपर से मिलान हुआ है। मामले में राजसमंद पुलिस ने विद्युत वितरण निगम के तकनीकी सहायक को गिरफ्तार किया है। बोर्ड की ओर से अब दिसंबर या जनवरी महीने में ये परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थी 2 वर्ष से परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। बोर्ड की ओर से 2300 पदों पर 2020 में भर्ती की विज्ञप्ति निकाली गई थी। पहले दिन की दूसरी पारी की परीक्षा के लिए
4,09,129 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 2,11,174 अभ्यर्थी बैठे थे। परीक्षा 12 और 13 नवंबर को हुई। कुल 16,36,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। बोर्ड की ये अभी तक की बड़ी भर्ती परीक्षा थी। वन रक्षक भर्ती के पेपर लीक मामले में पुलिस ने दिल्ली सहित राज्य के 5 जिलों में दबिश देकर 11 आरोपियों को हिरासत में लिया है। वनपा एक बार फिर रद्द हुई। ये सिद्ध हो गया कि पूरे सिस्टम के साथ प्रश्न पत्र चोरों की एक गैंग पूरे सिस्टम से मिली हुई है। ये एक नया माफिया पनप गया है। ये अशोक गहलोत सरकार की बड़ी विफलता है। बेरोजगारों का कई महीनों की तैयारी के बाद परीक्षा और परीक्षा का अचानक रद्द हो जाना, ये उनके अरमानों पर कुठाराघात है। जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने का लुभावनी बात कहकर नौजवानों के बेरोजगारों के वोट लिए, वो बेरोजगारों को नए घाव के अलावा कुछ दे नहीं रही। ये एक तरह से बेरोजगार नौजवानों के सीने पर खंजर है, जो कांग्रेस सरकार को महंगा पड़ेगा। परीक्षाओं की धीमी चाल और अब आए दिन परीक्षाओं के सामने आ रहे फर्जीवाड़े ने लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। वन रक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सवाल ये कि आखिर प्रशासन फरवरी में होने वाली रीट परीक्षा में कैसे फर्जीवाड़ा रोकेगा। पत्रिका टीवी, जयपुर। मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मेहमान उपस्थित हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुरेश गर्ग जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस से पंकज शर्मा जी हैं। हमारे साथ डॉक्टर डेजी शर्मा जी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में और राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को बेहद नज़दीक से देखा है। पेपर सेट करना हो या पेपर आयोजित कराने हो, परिणाम जारी करने, सारी चीज़ों को बहुत एक तरीके से उसके करीब रही हैं। तो हम समझेंगे डेजी शर्मा जी से कि एक जैसी गलतियां आखिर क्यों हो रही हैं लगातार, पेपर लीक। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत हैं हमारे साथी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सबसे पहले पंकज शर्मा जी के पास चलेंगे। पंकज जी, फजीयत दर फजीयत, रीट में जो फजीयत हुई, कहा गया कि हम कानून ला रहे हैं और हम ये करेंगे वो करेंगे। आखिर एक परीक्षा नहीं, आप भर्ती परीक्षा कोई बता दीजिए, आपने इतनी भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराई हैं कि मतलब पूरे पवित्रता के साथ आयोजित करवा पाए हों, क्या वजह है? देखिए, निसंदेह ये खेदजनक है कि कई बार ये चीज़ें हुई हैं, बार बार पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इसके पीछे की परिस्थिति को हमें समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। और ये किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं है, ये अलग अलग राज्यों में लगातार होती हुई समय में। अगर आपके सामने डेटा के बात करना चाहूँ तो गुजरात में पिछले एक साल में लगभग 4 से 5 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें एक हेड क्लर्क एग्जाम का पेपर हुआ है, पुलिस रिक्रूटमेंट पेपर लीक हुआ है, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हुआ है जो कि ओनली एकेडमिक्स का पेपर था, बीकॉम बीबीए उनका पेपर लीक हुआ है। वन रक्षक पेपर का गुजरात में का जो अधीनस्थ चयन बोर्ड है वहां पर भी ये पेपर लीक हुआ है। मैं यूपी की बात करता हूँ, यूपी में राजस्व लेखाकार का पेपर लीक हुआ है। इसके अलावा यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ है, यूपी टेट का पेपर लीक। मैं आपको पूरी चीज बता रहा हूँ। देखो, मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि अकेले प्रदेश की समस्या नहीं है और इसके पीछे जो मूल भावना है उसे हमें समझना पड़ेगा। हम राष्ट्र की समस्या पे चिंतन अभी कर ही नहीं रहे हैं। आप दूसरों के नहीं, ये राजस्थान की पिछले प्रदेश के साथ साथ राष्ट्र की भी समस्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। हम राजस्थान सरकार से जवाब ये परीक्षा तो राजस्थान सरकार उसका जवाब मैं दूंगा, उसका जवाब मैं आप दूसरों के घर का अंधेरा गिनाने से हमारे घर में रोशनी कैसे हो जाती है? नहीं, मैं किसी अंधेरा नहीं गिना रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि समस्या कितनी विकराल है और उस पर हम कैसे समाधान निकालें और किस प्रदेश ने किस तरीके से समाधान निकाला, मैं उसकी ओर जाना चाह रहा हूं। तो यूपी के पेपर्स मैंने आपको बताया, यूपी टेट हुआ, राजस्व लेखाकार हुआ, यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ, लेकिन राजस्थान में जब रीट का पेपर लीक हुआ उसके बाद में राजस्थान की संवेदनशील सरकार ने एक कानून बनाने का निर्णय लिया और उस कानून को एंटी चीटिंग बिल 2022 हम लोगों ने ऑलरेडी इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है, उसको लागू भी कर दिया है और उसकी वजह से क्या हुआ? मेरी बात सुनिए, उसमें जो प्रावधान हम लोगों ने किए, सवाल आप गोलमोल कर गए। सवाल ये है, कानून भी आपके पास है, सब कुछ तंत्र आपके पास है। रीट की जो जांच हुई उसमें क्या जांच हुई? उसमें आप मैं नाम गिना दूं आपको कि आपने वो 2-3 नाम पकड़े, रामकृपाल, उदाराम, भजनलाल, उसके ऊपर भी तो लोग रहे होंगे, उनका क्या हुआ? जांच को यदि ठीक तरीके से आप संपादित करा लेते, उसके असल गुनहगार कौन थे वो हो जाता,
तो इतना इतना बड़ा काम नहीं है परीक्षाओं को आयोजित कराना ठीक से। देखिए जो भी जांच हुई वो कानून सम्मत जांचें ही हुई है, और उसमें भी जिन जिन लोगों जो आरोपी पकड़े गए, जो मीणा पकड़ा गया, उनके सबके संपत्तियां कुर्क की गई, चल अचल संपत्ति को कुर्क किया गया। और उसके अलावा जो अभी हम लोगों ने एंटी चीटिंग बिल बनाया उसमें हम लोगों ने प्रावधान, हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास। फजीयत दर फजीयत है इस सरकार की भर्ती परीक्षा मामले में। भारतीय जनता पार्टी से सुरेश गर्ग जी हमारे साथ। गर्ग साहब, आपके नेताओं को जब मैं सुनता हूं तो बहुत भारी भारी शब्द कि सीने पे खंजर चला दिया बेरोजगारों के, कुठाराघात कर दिया। रीट के समय आप कह रहे थे ईंट से ईंट बजा देंगे। रीट आप तो एकदम शांत हो गए। रीट एग्जाम जो 2021 में जितना बड़ा घपला हुआ, घोटाला हुआ, नकल प्रकरण हुआ, फिर ये तो होना ही था। जब आप शांत हो जाएंगे तो प्रतिपक्ष कहां है? देखिए अभिषेक जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समय समय पर आंदोलन करती आई है, और अभी आपको पता होगा कि हम 13 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में जन आक्रोश रैली हर जिले के अंदर निकालने के लिए जा रहे हैं, और हमारे 200 विधानसभा के अंदर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जो आज राजस्थान की जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार, अत्याचार जो राजस्थान के अंदर हो रहा है, उसके विरोध में हम जन आक्रोश रैली, जो आप ये देखिए कि पिछले 4 साल के अंदर दुनिया भर के एग्जाम जितने भी राजस्थान में हुए उनमें घोटाले हुए, उनमें भ्रष्टाचार हुए, और उनमें मंत्री और अफसर कहीं न कहीं लिप्त होंगे, लेकिन उन्होंने किसी भी मंत्री अफसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। छोटे व्यक्ति को पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई की। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि साहब हमने कानून लिया है, कानून आने के बाद में क्यों पेपर लीक हुआ? इसका मतलब है कि आपका कानून कमजोर है, क्योंकि आप सख्ती से निपटना नहीं जानते, क्योंकि इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम अगले 2023 के विधानसभा के चुनाव होंगे, हमारे एमएलए सिर्फ फॉर्चूनर में आ जाए, इतने जितना भ्रष्टाचार करना वो सुन तो लीजिए। इन्होंने खुद ने सोच रखा कि हमको भ्रष्टाचार करना है, पेपर लीक आउट करना है, और जनता के साथ खिलवाड़ करना, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करना। आज बेरोजगार राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी दर राजस्थान के अंदर 23% है, जबकि पूरे हिंदुस्तान की बेरोजगारी दर बहुत कम है, जबकि राजस्थान की बहुत ज्यादा है। 17 लाख सवाल तो समझ लीजिए, सवाल समझ गहलोत जी को। गर्ग साहब भाषण देने के लिए नहीं बुलाया मैंने। मेरा सवाल आपसे यह है कि रीट 2021 में आप दमदारी के साथ कह रहे थे कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। आपके मुंह में दही क्यों जम गया उसके बाद से? मैं कह रहा हूं हम रेगुलर सरकार को चेता रहे, लेकिन सरकार के कान में जू भी नहीं रेख रही। सरकार सिर्फ अपने को बचाने में लगी हुई रहती है, कभी बाड़ेबंदी में चली जाती है, कभी आला कमान के पास में नतमस्तक होकर चली जाती है। सरकार को बिल्कुल भी पता नहीं है, और राजस्थान के बेरोजगार बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं डेजी शर्मा जी के पास आऊं, उससे पहले मैं अरविंद पालावत जी के पास आऊं। पालावत जी, लगातार आप देख रहे हैं परीक्षा दर परीक्षा, कुछ ना कुछ व्यवधान उसमें आता है। क्या क्या वजह आप पाते हैं? सरकार की इच्छा शक्ति की कमी है, या कानून अब उतना समृद्ध अभी नहीं है हमारे पास क्योंकि कानून तो नया आ गया है, या फिर हमने तंत्र विकसित कर लिया है जिसमें आप भी खाओ हम भी खाएं, सब मौज करो, परीक्षाएं और बेरोजगारी तो चलता रहेगा? जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? बीजेपी हो कांग्रेस हो, दोनों एक दूसरे को कोसती है, लेकिन क्या बीजेपी के टाइम पेपर लीक नहीं हुए? 12 साल में बीजेपी की सरकार रही या नहीं रही, ये अपने आप में बड़ी चीज है। आरएएस भर्ती 2013 की बात हो, कांस्टेबल भर्ती हो, इंस्पेक्टर भर्ती 2010 जिसका परिणाम काफी देरी से जारी हुआ था, वो सारा मामला, वो यानी आप केवल पीटीआई है, एलडीसी परीक्षा, तमाम परीक्षा, आरोप और प्रत्यारोप आप लोग करते हैं कि बीजेपी के टाइम अगर हो गया तो कांग्रेस पलटवार करेगी, और कांग्रेस के टाइम हो गया तो बीजेपी करेगी। आपको ये दोनों चीजें जो है इनको अलग रखना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स के भविष्य की बात है। अभी गर्ग साहब जिस तरह से कह रहे थे कि इन्होंने बिल ला दिया, लेकिन बिल में ऐसा कुछ नहीं किया, वो कानून जो बनाया है उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं किया कि ये रुके। भाई अगर नहीं किया तो आप विपक्ष में बैठे थे, आपने क्या किया? आपको उस दौरान कहना चाहिए। साथ ही इसमें जो बड़ी चीज है, मैं इसमें एक बताना चाहूंगा कि हमेशा जो डिमांड है वो सप्लाई को, जो सप्लाई है और डिमांड, इन दोनों के बीच में हमेशा चीज देखी जाती है। यदि पेपर की डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। मेरा ये सीधा सा कहना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो पेपर लीक में पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए, नकल गिरोह नहीं, बल्कि जो स्टूडेंट पेपर ले रहा है, जिसकी जगह पर कोई फर्जी अभ्यर्थी पेपर दे रहा है, उस स्टूडेंट के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करो कि दूसरे स्टूडेंट की रूह कांप जाए जब वो पेपर लेने के लिए अगली बार किसी नकल गिरोह से संपर्क करे। लेकिन ये सबसे बड़ी अरविंद चीज है। हमेशा किसी अपराध में एक चेन होती है, उस चेन के अंत तक जाना ही इन्वेस्टिगेशन कहलाता है कि हम जड़ तक जाए। वो तो हुआ ही नहीं ना, वो नहीं कि आपने जिन लोगों ने पेपर बेचा उन लोगों को तो आपने पकड़ लिया, लेकिन वो पेपर कहीं से तो आया था ना, वहां जिम्मेदारी किसकी थी? वो जिम्मेदारी तो आज तक तय नहीं हुई।
जी, उस पर बिल्कुल। सब खामोशी बरते बैठे हैं। सरकारों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी इसलिए वो पूरी नहीं कर पाते क्योंकि उसमें जो व्यक्ति जिसने पहली बार पेपर लीक करवाया होगा, जो फर्स्ट पर्सन होगा, उसमें वो कहीं ना कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट होता है ठीक। पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो ठीक। बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या और कोई हो, तो उसके कारण कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। आप देख लीजिए रीट के अंदर ये पूरा मामला यहां पर सामने आया। आखिर रीट की जांच क्यों नहीं हुई पूरी? ठीक। क्योंकि जांच पूरी होती तो कई मामले यहां पर खुलकर सामने आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर डेजी शर्मा जी हैं, अब हम उनसे समझते हैं। डेजी जी, भर्ती परीक्षा एक बड़ा उपक्रम है और लगातार होता रहता है, ऐसा नहीं कि सरकार के सामने ये पहली बार इस तरीके की परीक्षाएं आई हों तो वो आप समझ रहे हैं। और जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है और उससे पहले भी परीक्षाएं तो होती रही हैं, क्या वजह है कि अब हम देखते हैं कोई भी भर्ती परीक्षा उसका पेपर लीक होना ही है, चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, वो संगठित अपराध हो या व्यक्तिगत लेवल पे हो। क्या क्या हमसे कहां चूक हो रही है इस पूरे सिस्टम में? देखिए, जहां तक भर्ती प्रक्रिया की बात है उसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं। पेपर बनाने से लेके पेपर को प्रिंटिंग में भेजने तक, उसको डिजायर्ड जो सेंटर है वहां तक भेजने से लेके, और पूरी की पूरी एक मॉनिटरिंग टीम स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो इतने सारे लेवल्स पे सरकार की कहीं ना कहीं से निगरानी बाकायदा होनी चाहिए। और मुझे लगता है ये निगरानी का सबसे बड़ा जो लूप होल है वो हमारे इस सिस्टम को सबसे ज्यादा कमजोर कर रहा है, क्योंकि ऐसा माना ही नहीं जा सकता कि पेपर किसी चरण पे लीक हो रहा है और जो मॉनिटरिंग टीम है उसको पता नहीं चल रहा। अगर मॉनिटरिंग टीम को ये पता ही नहीं चल रहा कि पेपर लीक हो रहा है तो वो कर क्या रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा करता है सरकार की अकाउंटेबिलिटी पे। सरकार केवल युवाओं के साथ धोखा नहीं कर रही है, पेपर लीक अगर रोक नहीं पा रही है तो सिर्फ युवाओं के साथ धोखा नहीं है, ये लोकतंत्र के साथ भी धोखा है। आप जानते होंगे कि सबसे बड़ी क्रांति लोकतंत्र की फ्रांस की क्रांति को जाना जाता है, जिसने इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करी। आपने पहले ही पेपर उन लोगों के हाथ में सौंप दिए जो धन बल का प्रयोग करके पेपर अपने पास ले लेते हैं, यानी कि आपने गरीब तबके के साथ जो किसी भी तरह से साधन संपन्न नहीं है, आपने उन बच्चों को तो कंपटीशन के रेट से पहले ही बाहर कर दिया। दूसरा, भर्ती प्रक्रिया किसी भी देश के, किसी भी प्रशासन के पर्सनल सिस्टम का सबसे पहला स्टेप है। अगर आपने वही फॉल्ट कर दिया तो इसका मतलब आपने पूरे के पूरे देश के कार्मिक प्रशासन को दांव पे लगा दिया। तीसरी बात यह है कि हमारे जितना भी ये स्टूडेंट्स, मैं क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में रहती हूं, मैं देखती हूं बच्चे कितने कितने साल एक एक एग्जाम का इंतजार करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। जब एग्जाम का रिजल्ट नहीं आ पाता या इस तरह के पेपर लीक की वजह से दोबारा एग्जाम होता है, आप उनका समय वेस्ट कर रहे हैं, आप उनका फाइनेंस वेस्ट कर रहे हैं, आप उनकी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका दायित्व सीधा सीधा सरकार के ऊपर बनता है। सरकार की सबसे बड़ी गलती यह है कि जो भी व्यक्तियों के नाम इस पूरे घटनाक्रम में आते हैं उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। नीचे के स्तर पे भी अगर कोई भी दुर्घटना होती है जिसकी वजह से पेपर लीक हुआ तो क्या उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की या उसके मंत्री की नहीं है? आज क्या हमारे प्रदेश में किसी भी इस तरह के मंत्री का इस्तीफा लिया गया, उस पे ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई हुई? वो ऑफिसर्स जो मॉनिटरिंग टीम में थे उनके ऊपर कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया। अब जब तक एक्शन नहीं लिया जाएगा तो नीचे वालों के हौसले और बुलंद होते रहेंगे और इस तरह की दर्दनाक घटनाएं होती रहेंगी। पंकज शर्मा जी, डेजी शर्मा जी ने बहुत वाजिब सवाल खड़े किए हैं। अब गैर राजनीतिक जवाब इसका आना चाहिए कि रीट 2021 आप ही ने कहा था कि सबसे बड़ी इतिहास की परीक्षा, और ये तक कहा गया था कि नौकरी से बर्खास्त कर देंगे यदि इसमें जरा भी कुछ होगा। हमें एक नाम गिना दीजिए कर्मचारी से लेके और ऊपर तक कि आपने इन लोगों को घर बैठा दिया। देखिए, निसंदेह ये बहुत खेदजनक मुद्दा है कि पेपर लीक हो रहे हैं और बार बार में लीक हो रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार इनको काम करने की कोशिश कर रही है। और आप देखिए कि यही इसी का नतीजा है कि जो एंटी चीटिंग बिल हम लोग 2022 में लेके आए हैं और उसको जो लागू कर रहे हैं वो इसी का एक परिणाम है कि हम उसमें बिल्कुल बुरी तरीके से इन नकल माफिया गिरोह पे काबू पाना चाहते हैं। रही बात रीट में जितने भी लोग पकड़े गए थे उन पर लगातार जो भी कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती थी वो की है। देखो, हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार के हाथ भी कानून के तहत बंधे होते हैं। जो संविधान के तहत जो प्रक्रिया होती है, कानून की प्रक्रिया होती है, उसी के तहत उन्होंने कार्रवाई की है। और कुछ लोग जो छूटे हैं, जो बरी हो चुके हैं, वो कानून के साक्ष्यों के कमी की वजह से छूटे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सरकार किसी भी तरीके से चाहती नहीं करे, सरकार तो लगातार चाहती है और इसी वजह से एंटी चीटिंग भी लेके आई है। अपना डिटर्मिनेशन दिखाया है गवर्नमेंट ने, बाकी प्रदेशों की सरकारों ने कहां दिखाया? मैं मानता हूं, मैं इसको एज ए कॉमन मैन एज एक्सेप्ट भी करता हूं। आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, सरकार चाहती है। सवाल यह है कि क्या किसी मंत्री से, संबंधित विभाग से, हर विभाग का एक मंत्री है, हर विभाग का एक सेक्रेटरी है, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारे पास मजबूत तंत्र है। हमें बता दीजिए, रामकृपाल, उदाराम, भजनलाल से ऊपर किसके खिलाफ कार्रवाई हुई, किसका विभाग बदला गया या किससे कहा गया कि सार्वजनिक तौर पर माफी मांगिए? ये आपके विभाग का मामला है। परीक्षा को आप कैसे ले रहे हैं?
बेरोजगार लोग जो अभी डॉक्टर डेजी शर्मा जी कह रही हैं कि ये जो युवाओं में यदि असंतोष खदबदाएगा तो आगे किस रूप में प्रस्फुटित होगा, इसकी कल्पना आप कर रहे हैं? देखिए, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञ लोगों को भी हमें संवेदनशील होना पड़ेगा और युवाओं के जितने भी मुद्दे हैं जो उनके भले रोजगार से जुड़े हुए, उनके पेपर जो लीक प्रकरण हैं उनसे जुड़े हुए, हमें संवेदनशीलता और कहीं ज्यादा गुना दिखानी पड़ेगी, कहीं ज्यादा तरीके से दिखानी पड़ेगी। रही बात जो आप कह रहे हैं कि किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया, देखिए ये जो सिस्टम में खामियां हैं, इसमें जो पूरा पेपर जो करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, वो एक प्रशासनिक व्यवस्था है। उसमें तंत्र के लोग होते हैं, पुलिस प्रशासन के लोग होते हैं, जो भी लोग बाहर की एक्टिविटीज हायर होते हैं, कोई जवाबदेह नहीं। लेकिन इसमें अगर हम खुद कोई अकाउंटेबल नहीं, कोई जवाबदेह नहीं। हम किस तंत्र में रह रहे हैं? जवाबदेही हम कैसी व्यवस्था में सांस ले रहे हैं? जिन लोगों को वहां मिलावट हो तो कोई जवाबदेह नहीं, भ्रष्टाचार हो तो कोई जवाबदेह नहीं, परीक्षा में पेपर लीक हो तो कोई जवाबदेह नहीं की गई है बाकायदा। तो सरकार है या नहीं? सरकार है, और सरकार तो किस बात के लिए, किस काम के लिए? ये सवाल आपके सामने। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। सरकार लगातार उस चीज को, जो कमियां खामियां, उनको दुरुस्त करने का यही तो सवाल है ना कि सरकार तो कह रही है कि वो अपना काम कर रही है। देखिए, काम ऐसे हो रहा है कि रीट के बाद ये परीक्षाएं हुई हैं आपके सामने। डीजी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं आऊंगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ कानून ला के सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। अच्छा कानून वही होता है जिसे दृढ़ता के साथ लागू किया जा सके। आप कानून लाए, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए हम सरकार को साधुवाद भी देते हैं, लेकिन कानून आने के बाद भी चीटिंग नहीं रुकी। इसका मतलब आपका कानून महज कागज का एक टुकड़ा है, या जिसका आप कह लीजिए एक पॉलिसी है, लेकिन उसको लागू करने के लिए मैकेनिज्म डेवलप करना भी सरकार की उतनी ही जिम्मेदारी है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम पूरी तरह से बेईमान भी नहीं है। हमारे अंदर ही बहुत सारे ईमानदारी अभी भरी पड़ी है, प्रशासन से लेकर नेताओं तक, और जो इस परीक्षा को कंडक्ट कराते हैं। हम ईमानदारी पर फोकस क्यों नहीं करते? व्यवस्थाएं बेईमानों के हाथ में क्यों सौंप देते हैं? हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, JTL आई है शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें अनुपम विहार, विद्याधर नगर, आनंद लोक योजना, न्यू आनंद लोक गोदाम योजना, रोहिणी नगर, न्यू आतिश मार्केट, वेस्ट वे हाइट्स JDA योजना, लाल कोठी योजना, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, APJ अब्दुल कलाम नगर, न्यू आतिश मार्केट विस्तार योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट ई नीलामी JDA द्वारा नवंबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुरेश गर्ग जी हैं। गर्ग साहब, जब पेपर लीक हो जाए तो फिर आके बड़ी बड़ी बयानबाजी कर देना। पेपर लीक लगातार हो रहे हैं और पिछले 12 साल का हमने उदाहरण आपके सामने रख दिया, जिसमें आपकी सरकार भी थी उस समय। तो कोई ठोस काम आपने क्या किया? आपने सरकार के साथ बैठ के, कोई हमें बताइए कि आप बैठ के चर्चा की हो कि भाई भर्ती परीक्षा जो है या कोई भी परीक्षा, सर्वाधिक मतलब हम कहें एक पुण्य का कार्य है, उसे ठीक से संपादित करा दीजिए तो इस देश के हालात बदल जाएंगे। अभी इस तरीके से, जैसा डॉक्टर डीजी शर्मा जी कह रही थी कि जब इस तरीके से चुन के लोग आएंगे तो आपके सिस्टम में वो फिर प्रभावी भूमिका निभाएंगे, तो आने वाले दिन तो और भी खराब होंगे फिर। अभिषेक जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष का काम है सरकार को बार बार चेताना। विधानसभा जब चलती है तो विधानसभा के अंदर हमारे प्रतिपक्ष के नेता और जितने भी हमारे विधायक और नेता लोग हैं, उन्होंने बार बार सरकार को चेताया है। एंटी चीटिंग बिल के टाइम पे भी हमने बताया कि भाई आप जो राजस्थान के अंदर जो चीटिंग हो रही है, जो पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, पेपर रद्द हो रहे हैं, उसके मामले में विधानसभा में खूब हमने इनको बताया है। लेकिन इस सरकार, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, उनको कहीं पे भी कोई परवाह नहीं है। ये बोल रहे हैं कि साहब हमारा राजस्थान मॉडल पूरे राज्यों में, दूसरे राज्यों के अंदर भी लागू करेंगे। क्या राजस्थान मॉडल यही है?
जहां पे आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, आए दिन भ्रष्टाचार का नाम हो रहा है, कभी कहां ब्लास्ट हो रहा है, कभी के अत्याचार हो रहे हैं। आप ये देखिए कि रीट के पेपर से लेके पटवार भर्ती, जयन भर्ती, लाइब्रेरियन भर्ती, कॉन्स्टेबल, जो भी चीजें हैं उनमें सब में पेपर लीक हो रहे हैं, तो भी मुख्यमंत्री जी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा। एंटी चीटिंग बिल आने के बावजूद भी किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई यदि मैं आपसे ये पूछूं तो विपक्ष का काम है, देखिए विपक्ष का काम है सड़कों पे आना और विधानसभा के अंदर अपना मुद्दा उठाना, लेकिन विधानसभा में मुद्दा उठाने के बावजूद भी इस सरकार के बिल्कुल भी जू नहीं रेंग रही, क्योंकि इनको परवाह नहीं है, क्योंकि इनके खुद के नेता मंत्री खुद बोल रहे हैं कि हमको 2023 के अंदर वापस नहीं आना है, हमको भारतीय जनता पार्टी को तो इनको तो चिंता है नहीं, पैसे कमाने हैं, भ्रष्टाचार करना है। अरे सुन लीजिए, भ्रष्टाचार कह देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। रीट 2021 पर आप लोगों के बहुत मुखरता से बयान आ रहे थे। पिछले हम यदि आपसे पूछें कि 2 महीने में आपने कितनी बार रीट का नाम लिया, कितनी बार आपने कहा कि क्या हुआ, वो जांच ठंडे बस्ते में है, उसमें चाहे जायडोली हो चाहे पाराशर हो, कि कितने लोगों तक आपकी जांच पहुंची या कितने लोगों को क्लीन चिट दिया, कितने लोग पुनर्स्थापित हो गए। आपके मुंह से कुछ बयान निकला नहीं निकला। बार इसका नतीजा है कि वन रक्षक भर्ती परीक्षा हो या कोई भी भर्ती परीक्षा, ये होना ही था। अभिषेक जी मैं बता दूं, अभी हमारा 12 और 13 तारीख को हमारा प्रदेश स्तरीय मीटिंग हुई थी झुंझुनू के अंदर, कार्य समिति की मीटिंग हुई थी। उसमें हमने निर्णय लिया कि राजस्थान सरकार के विरोध में जन आक्रोश रैली हम जगह जगह निकालेंगे और इस जो भ्रष्टाचार और जो अत्याचारी सरकार है उसके विरोध के अंदर हम धरना प्रदर्शन देंगे, सोशल मीडिया पे भी जनता को बताएंगे, बेचारे जो बेरोजगारों के साथ में जो अन्याय हो रहा है उसको हम जनता को बताएंगे कि किस तरह से इन्होंने यहां पे राजस्थान के अंदर अत्याचार कर रखा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर चीज को, हर मुद्दे को हम सड़कों पे और धरना प्रदर्शन के द्वारा सरकार को चेता रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी सुन नहीं रही। तो जनता उनको जवाब देगी, जब अभी 2023 के इलेक्शन आएंगे जनता निश्चित रूप से जवाब देगी, जनता जवाब लेगी इनसे कि भैया आपने 5 साल के अंदर क्या किया। यही देखिए, यही दुर्भाग्य है हमारा कि जनता जवाब देगी। आप उम्मीद से भरे बैठे हैं कि जनता जवाब देगी और आपको चुन लेगी। निश्चित रूप से इसीलिए आप जनता की सुनिए, राजस्थान में भ्रष्टाचार है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप ये देखिए कि कौन से व्यक्ति को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, कौन से व्यक्ति को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, एक छोटे व्यक्ति को गिरफ्तार करके चलिए हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे। दीजिए आप। अरे मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि इस बात को उठाना आपकी जिम्मेदारी है। हम तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे उठा रही है, भारतीय जनता ने हर प्लेटफॉर्म पे। चलिए हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास। जब कोई पेपर आउट हो जाता है फिर आप तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। हमारे साथ पंकज शर्मा जी हैं। पंकज जी, कानून भी ले आए आप, आपको यह भी पता है कि संगठित माफिया इसमें संलिग्न है, आसपास के सूबों में सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद यदि पेपर दर पेपर लीक होता जाए तो फिर सवाल किस ओर उठेंगे? क्या हम सूबे की सरकार है, जो आसपास सूबे हैं उनकी सरकारों से पूछेंगे साहब आपके यहाँ क्यों ऐसा है, हमारे यहाँ इसलिए हो रहा है? सवाल तो आपकी तरफ आएंगे ना। फिर आप क्या कर रहे हैं? आपने कितनी गिरफ्तारियां की, कितनों की संपत्ति जब्त की, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए, मैं एक संवेदनशीलता से, जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि नो डाउट नकल माफिया गिरोह जो है वो सक्रिय है और इसकी वजह से ही पेपर्स लीक भी हो रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि कितनी सरकारों ने उन पर संवेदनशीलता के साथ काम किया है। बीजेपी के प्रवक्ता बहुत चिल्ला की चीज कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, केवल बातें कर रहे हैं भ्रष्टाचार की। मैं मुद्दों से ध्यान भटकाना नहीं चाहता, इसलिए केवल विषय पे बात करना चाहूंगा और राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं खुद युवा वर्ग से आता हूं तो चीजों का समाधान हो और उसमें राजनीतिक गैर राजनीतिक जिस भी तरीके से समाधान हमें निकालना चाहिए। लेकिन बात है कि कितनी सरकारों ने इस पे संवेदनशीलता के साथ काम किया, मुझे नहीं लगता कितनी सरकारों ने किया है, लेकिन राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार वर्तमान की सरकार है उसने संवेदनशीलता के साथ काम किया है, एंटी चीटिंग बिल लेके आए, उसमें प्रावधान रखे। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां और खामियां रह सकती, क्योंकि अभी 6 महीने पहले बिल आया है, उसमें कुछ कमियां होगी तो उसे आप लोगों के सुझावों से उसे और मजबूत करेंगे हम लोग और मजबूत बनाएंगे और फिर काम करेंगे। लेकिन और जो रीट के टाइम पे भी जो लोग पकड़े गए थे, जिन कानून के समझ जिन लोगों में पंकज जी मैं आपसे सीधा पूछूं कि उसमें बहुत सारे नाम बार बार कहे जा रहे थे, सिर्फ उन लोगों को पकड़ा गया जिन्होंने पेपर खरीदा या जिन्होंने बाहर लाके पेपर बेचा। वो पेपर कहीं तो रखा गया था ना, रखा गया था, उसकी जिम्मेदारी जिस पर थी उसके ऊपर पूरा एक सिस्टम। वो लोग कहां गए जो एक कह रहे थे कि हमने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें पाया जाएगा उसे हम सीधा बर्खास्त करेंगे? ना उनसे कोई जवाब आया, ना कोई बर्खास्त हुआ।
तो फिर हम क्या माने कि आने वाली कोई भर्ती परीक्षा भी इसी का शिकार नहीं होगी? देखिए, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिन लोगों के खिलाफ एविडेंसेस मिले हैं उन पे सब पे कार्रवाई। आप किसी के खिलाफ एविडेंसेस नहीं मिलेंगे तो किसी निर्दोष को दीवार पर इबारत लिखी हुई है कि पेपर लीक कहां से हुआ और आप कह रहे हैं एविडेंस नहीं मिले। कार्रवाई की है, राजनीतिक जवाब तो हो सकता है, ये राजनीतिक जवाब तो हो सकता है, राजनीतिक जवाब नहीं है, ये बिल्कुल परीक्षा के साथ जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस मिले सबके खिलाफ परीक्षा के साथ ये खिलवाड़ है भर्ती परीक्षा। और सिर्फ भर्ती परीक्षा नहीं है, तमाम यूनिवर्सिटियां हैं, तमाम परीक्षाएं हैं। आप पाइए कि उनकी रोशनी जब इस पर पड़ेगी छोटी परीक्षाओं पर, वहां क्या हाल होगा, उसका तो फंसाने में जिक्र ही नहीं है। हमारे साथ डेजी शर्मा जी हैं। डेजी जी, यदि हम ऐसे भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराते रहे और हम ऐसे बच के निकलते रहे कि साहब फला सूबे में, बगल के पड़ोस में ऐसा हो रहा है, तो फिर आगे आप क्या देखते हैं? क्योंकि आप शिक्षक भी हैं, फिर कैसे भर्ती परीक्षाएं होंगी, कैसे सामान्य परीक्षाएं होंगी? फिर तो बाजार में जाइए, ले लीजिए, परीक्षा पास कर लीजिए, फिर इस सिस्टम का क्या होगा? ये आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया है अभिषेक जी। मैं कहूंगी कि भारत का दुर्भाग्य है कि जिस मुद्दे के साथ पूरे युवाओं का भविष्य जुड़ा है, हम उन मुद्दों पे भी राजनीति करते हैं। पार्टियां विरोध करने के लिए विरोध करती हैं, सरकारें अपना हमेशा बचाव करती रहती हैं, जबकि मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों पे हमें सब में जन चेतना पैदा करनी चाहिए। आप अमेरिका का उदाहरण देखिए, जब वहां पे एक ब्लैक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, गोली के साथ उसका मर्डर कर दिया जाता है, तो पूरा का पूरा अमेरिका घुटनों पे आ जाता है कि ब्लैक लाइव्स मैटर। और इस तरह की चीजें, युवाओं का भविष्य क्या इंडिया में मैटर नहीं करता? इसकी और भी हमें विचार करना पड़ेगा। आप देखिए, युवाओं में लगातार डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं। युवाओं में अब अपने भविष्य के लिए उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो पढ़ लिख के मेहनत करके एग्जाम अगर हो भी गया किसी भी कारणवश से, अगले दिन वो जरूर से रद्द हो जाएगा। युवा पेपर देने के बाद सुबह अगले दिन सबसे पहले अखबार को टटोलता है कि कहीं वो पेपर लीक तो नहीं हो गया, या फिर उससे पहले पेपर की रात से पहले वो सोशल मीडिया पे ही आ जाता है। तो अपने आप में उसके बाद भी वो हताशा के साथ एग्जाम देने जाता है। मुझे लगता है इस पूरे प्रकरण में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है, वो देश की युवा पीढ़ी का है। और अगर उसका मनोबल टूट गया अभिषेक जी, तो मुझे नहीं लगता इस देश को, इस प्रदेश को फिर आगे कोई बचा पाएगा। इसलिए इसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ हमें निर्णय लेने होंगे। हमें सबको ये मैसेज देना ही होगा कि जो भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाएगा, सरकार उनके प्रति किसी भी तरह की कोई भी नरमी नहीं बरतेगी। तो एक चीज और कहना चाहती हूं कि सरकार सिर्फ अच्छी हो ये जरूरी नहीं, सरकार को अच्छा दिखना भी जरूरी होता है। जनता के बीच में अगर ट्रस्ट डेफिसिट आ रहा है, तो उस ट्रस्ट डेफिसिट को भरने के लिए अगर आपको अपने किसी राजनीतिक व्यक्ति को एक बार पद से हटाना भी पड़े, तो मुझे लगा वो हटाकर भी वो मैसेज देना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपसे समझूं कि देखिए, समाज में ईमानदार लोगों की कमी नहीं। किसी भी विभाग में चले जाएं, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में, कहीं ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। क्या हमने ये सिस्टम विकसित कर लिया है, लालच इतना हावी है कि उन लोगों को जिम्मेदारियां हम सौंपेंगे जो इन सब कामों में पारंगत हैं? क्योंकि पेपर लीक हो रहा है, तो पेपर लीक के कुछ बिंदु हैं जहां से लीक होगा, जहां से छप रहा है, जहां से सेट हो रहा है, जिन लोगों ने बनाया, जहां सुरक्षित रखा गया है। आज जब तकनीकी इस बड़े पैमाने पर हमारे सामने है कि आदमी अपराध करके बच नहीं सकता और पुलिस पकड़ लेती है, तो फॉरेंसिक एविडेंस इसमें क्यों नहीं लागू होते कि भाई पेपर कहीं से तो आया ना, वो कौन लोग थे जिन्होंने पेपर बाहर दिया? क्या हम कहीं बेईमानी कर रहे हैं सिस्टम के साथ में? देखिए, ईमानदार लोग हैं, लेकिन उनकी चुप्पी जो है वो पूरे सिस्टम को बहुत भारी नुकसान पहुंचा रही है। मैं कहूंगी सिस्टम में कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बात हो रही हो और पूरे सिस्टम उस सिस्टम से अनभिज्ञ है। अगर ऐसा सिस्टम है जिसको कुछ पता ही नहीं चल रहा, उसके नाक के तले से सारी चीजें हो रही है, तो मुझे लगता है ऐसे सिस्टम को तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए। और अगर बात रही ईमानदार लोगों की, जब तक ईमानदार लोग चुप रहेंगे, क्योंकि हमारे देश में ही मैं कहूंगी एक एटीट्यूड ऐसा आ गया कि सब चलता है, होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जिस दिन हम ये जागरूक होंगे कि हमें फर्क पड़ता है, आज जो किसी के बच्चे के साथ हो रहा है, कल वो हमारे बच्चों के साथ भी हो सकता है। हमें इन चीजों को रोकने के लिए सामाजिक जन चेतना पैदा करनी होगी। और मुझे लगता है उसकी जिम्मेदारी युवा नेताओं में होनी चाहिए। वो युवा नेता चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो, उनको अपनी पार्टी लाइन से हट के देश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना होगा, अगर वो सही मायनों में लीडर बनना चाहते हैं। तो हमारे साथ अरविंद पालावत है। पालावत जी, क्या राजनीतिक संरक्षण सबसे बड़ी वजह आप पाते हैं, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात करें हम, चाहे किसी भी विभाग के भ्रष्टाचार की बात करें, कि ये जो राजनीतिक संरक्षण है कि हमको अपना आदमी बिठाना है फला जगह पे, अब वो सक्षम है या नहीं है वो अलग बात है, क्या इसकी वजह आप ये पाते हैं? फिर ये मतलब एक तरीके से फजीयत होती है और नीचा देखना पड़ता है सब। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे कोई भी
पद हो वहां पर ये कोशिश की जाती है, चाहे बोर्ड अध्यक्ष का पद हो, चाहे आरपीएससी का किसी भी पार्टी के टाइम पे कोई भी चेयरमैन बनाया गया, वो उनकी विचारधारा का होना चाहिए। आखिर ये विचारधारा जो है, ये चीज बीच में कहां से आ रही है? जब एक कॉन्स्टिट्यूशन आप वहां पर एक जो संवैधानिक पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाह रहे हैं, तो वहां पर आखिर विचारधारा कहां आ रही है? विश्वविद्यालयों के जब कुलपति बनाए जाते हैं तो उस दौरान किस विचारधारा का ये देखा जाता है, कांग्रेस आइडियोलॉजी है या बीजेपी है, ये वहां पर देखा जाता है। तो आखिर जब हम ऐसे व्यक्तियों को वहां पदों पर बैठा रहे हैं, जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो वे लोग किस तरह से भला करेंगे? क्योंकि आपने जिस व्यक्ति को बनाया, कहीं ना कहीं आप उससे प्रयास करेंगे कि हम उससे कुछ रिटर्न लें। अब आप देखिए, रीट परीक्षा की यदि हम बात करते हैं या और भी कोई परीक्षा की हम बात करते हैं, तो लगातार एक चीज देखने में आ रही है, एक ट्रेंड है कि जो हमारा स्ट्रांग रूम होता है वहां से लेकर के और एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बीच में पेपर, जो हमारा पेपर तो माना गया कि चोरी वहीं से हुई है, चोरी वहीं से हो रही है। हर एग्जाम के अंदर यही चीज देखने में आ रही है, जबकि ये चीज कभी देखने में नहीं है कि पेपर सेटर जो था वहीं से कोई पेपर निकल गया हो। डेजी मैम काफी अच्छे से समझती होंगी इस चीज को कि किस तरह से पेपर सेट होता है बाकी, लेकिन स्ट्रांग रूम से लेकर के और हमारे एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के बीच में ऐसा क्या हो जाता है कि पेपर गायब हो जाता है या पेपर उसको स्कैन कर लिया जाता है, जबकि कई तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो इस वक्त लगाई गई है कि पेपर जो है उसका फोटो नहीं खींचा जा सकता है, एक्सरे नहीं किया जा सकता, कि किसी भी तरीके से पता नहीं चल सके। इसके बावजूद ये सब काम हो रहा है। साथ ही जिस तरीके से पिछले कुछ पेपर्स की यदि बात करें तो वहां पर ये देखा गया गवर्नमेंट टीचर्स की वहां पर ड्यूटी लगाई गई, लेकिन इस बीच में भी कहीं ना कहीं कुछ सरकारी जो कर्मचारी हैं वो भी संलिप्त पाए गए। ये अपने आप में एक बड़ी चीज यहां पर है कि आखिर हमें ये देखना होगा कि ऊपर से लेकर के और नीचे के लेवल तक सभी जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी एक दायित्व जो है उनका निर्धारित होना चाहिए कि आखिर इस तरह का यदि काम होता है तो उसके लिए सभी लोग जो है वो लायबल होंगे। जब ये जिम्मेदारी उनकी तय कर दी जाए और राजनीति न की जाए इसमें कि जो गुनहगार है उसे फिर सामने लाया जाए, उसे बचाए कोई नहीं। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी होगी, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, JTL आए हैं शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें अनुपम विहार, विद्याधर नगर, आनंद लोक योजना, न्यू आनंद लोक गोदाम योजना, रोहिणी नगर, न्यू आतिश मार्केट, वेस्ट वे हाइट्स JDA योजना, लाल कोठी योजना, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, APJ अब्दुल कलाम नगर, न्यू आतिश मार्केट विस्तार योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट ई नीलामी JDA द्वारा नवंबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हम चर्चा कर रहे हैं वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, फिर वो पेपर रद्द हो गया और राजस्थान में परीक्षा दर परीक्षा ऐसा लगता है कि एक परंपरा हो गई है, खराब परंपरा जैसे हम कहें कि परीक्षा भर्ती परीक्षा होगी और पेपर लीक हो ही जाएगा, वो किसी पैमाने पर हो। हमारे साथ सुरेश गर्ग जी हैं। गर्ग साहब, हनुमान बेनीवाल RLP के सांसद हैं, उनका भी बयान आज आया और उन्होंने कहा कि पेपर आउट हो चुके प्रत्येक मामले की जांच CBI से करवाने की जरूरत है। रीट के समय तो आप बहुत कूद रहे थे, CBI जांच। अब आगे आप फिर से इस तरीके की बात करेंगे? कोई एक सक्षम एजेंसी से इन भर्ती परीक्षाओं की पोल खुलवाई जाए जो ये पेपर लीक हो रहे हैं। निश्चित रूप से अभिषेक जी, हम मांग करेंगे कि CBI से जांच हो। हमने रीट की एग्जाम के लिए भी CBI से जांच के लिए, और जो भी परीक्षाएं और जो भी यहाँ पे घोटाले हो उसकी CBI से जांच कराने की हमने मांग की है। लेकिन CBI जब तक एंट्री नहीं कर सकती जब तक राज्य सरकार परमिशन नहीं देगी। जब राज्य सरकार को, देखिए भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, संसद में उठाना और सड़कों पे उठाना। हम जहां जहां भी जरूरत है वहां पे हम इन मुद्दों को उठाते हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के बहुत प्रयास करते हैं कि भाई ये सरकार चाहते हैं, लेकिन सरकार को तो परवाह नहीं है ना इस चीज की। सरकार बिल्कुल भी नाकारा हो चुकी है, उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हम हर एग्जाम की CBI से इंक्वायरी कराने के लिए हम डिमांड करते हैं।
रीट के लिए भी की है, वन रक्षक जो अभी एग्जाम हुई है उसके लिए भी हम सीबीआई से इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, पर मुख्यमंत्री जी को समय तो मिले ना इन चीजों को सुनने की। और आप ये देखिए कि कहीं न कहीं मंत्री या ऊपर के जो आला कमान कहीं न कहीं वो लोग इन्वॉल्व हैं, तभी जाके वो चीज पेपर लीक होता है, क्योंकि नीचे के आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पेपर को मार्केट में 6-6 लाख रुपए में बेच दे। जब तक ऊपर का सिस्टम उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो पेपर मार्केट के अंदर नहीं आ सकता। आपको गहराई में जाके ऊपर के आदमी को जब तक आप गिरफ्तार नहीं करोगे, उसको सजा नहीं दोगे, तब तक यहाँ पे जो एग्जाम में जो भ्रष्टाचार और जो पेपर आउट होने की जो दशा है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। इन्हें एंटी चीटिंग बिल लाया है लेकिन उसको लागू भी ये नहीं कर पा रहे। इनको जब तक उसको लागू नहीं करेंगे तो किसी को डर है ही नहीं, भय है ही नहीं। राजस्थान के अंदर भय नाम की कोई चीज है ही नहीं, कानून व्यवस्था नहीं है। सब आप देखिए रोजाना चेन टूट रही है, महिलाओं की चेन टूट रही है, रोजाना चोरी चकारी हो रही है, कौन पकड़ने वाला ही नहीं है, किसी चीज को पकड़ने वाला नहीं है। तो ये आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। हमारे साथ पंकज शर्मा है। पंकज जी, क्या ये मान लिया जाए कि जब भी कोई इस तरीके की वारदात होगी, वारदात ही कहेंगे हम, पेपर लीक हुआ, छोटी मछलियों को आप धर लेंगे, जैसे अभी आया कि साहब फलां एक कर्मचारी पकड़ लिया, बड़े जो मगरमच्छ हैं उनको जब तक आप नहीं दबोचेंगे, उनके ऊपर जांच नहीं बिठाएंगे, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो ये तो खत्म होने वाला है नहीं। आप कहते रहिए, तमाम हमें उदाहरण दे दीजिए कि साहब इस कारण है, इस कारण है, लेकिन भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कैसे रुकेगा? देखिए, मैं इस बात में डीजी मैम ने कुछ सुझाव दिए, उनकी बातों से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ कि कुछ चीज़ों का एक इन जो ये समस्या है इसका एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन हमें सबको मिलकर निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। और ये कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन एक इसमें केंद्र की सरकार को लीड करना चाहिए। स्टेट में हम जो लोग कर सकते थे बेटर हमने किया, और उसमें और जो कमियां खामियां हैं, देखिए हमेशा किसी भी चीज़ में किसी भी जो सॉल्यूशन लाया जाता है उसमें हमेशा अमेंडमेंट हो सकते हैं, उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। बेहतर की ज़रूरत हर वक्त होती है और हर वक्त बेहतर बनाने के लिए काम किया जा सकता है। तो एक सेंट्रलाइज सिस्टम हमें डेवलप करना होगा, एक ऐसी एजेंसी हम लोग डेवलप करें जिसमें जितने भी स्टेट्स हैं जो सेंटर की, क्योंकि अभी पिछले साल में एसएससी और नीट के जो सेंट्रल ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ भी पेपर लीक हुए हैं, हमारी स्टेट में भी हुए हैं और भी स्टेट्स में हुए, लेकिन हमें एक सेंट्रल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन लाना पड़ेगा जिसमें जितनी भी मछलियाँ हैं जो लगातार युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात कर रही है, और कहीं ना कहीं नैतिक रूप से भी हमें लोगों को, विद्यार्थियों को, अब ये कहीं ना कहीं एक नैतिक मुद्दा भी है कि कहाँ बार बार में डिग रहा है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में विद्यार्थी पाए जाते हैं, तो हमें नैतिक रूप से भी देखना पड़ेगा कहाँ प्रॉब्लम है। सिस्टम तो फिर आपने सारा मलबा विद्यार्थियों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं सर, मैं बता रहा हूं कि सिस्टम में कमियां तो है, वो तो मैं मान ही रहा हूं, मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूं कि कहीं ना कहीं कमियां रही हैं। यही तो जानना चाहते हैं उसके लिए कि जब हमें पता है और कोई एक वाकया नहीं है, वाकया दर वाकया, उसमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि सरकार ने काम भी तो किया है ना, उसमें सरकार ने एंटी चीटिंग बिल लेके आए हैं, प्रावधान रखे हैं, रीट में सरकार ने सब बताया कि चोरी साहब जो है वहां से हुई, शिक्षा संकुल में जो स्ट्रॉन्ग रूम था, तो फिर इन सबकी जिम्मेदारी किस पर थी? क्या किसी से कहा कि आप कृपया करके आपका विभाग बदल रहे हैं इस कारण? मैं एक बात कहता हूं, उसमें शायद आप लोग भी एग्री होंगे कि रीट में जो कमियां रही, खामियां रही, उन्हीं की वजह से तो एंटी चीटिंग बिल आया। कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं कि बेहतर करने की गुंजाइश हर जगह बाकी रहती है, तो बेहतर किया गया एंटी चीटिंग बिल लेके, जो लोग पकड़े गए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए ना, ये सबने देखा है। कितने घरों पे बुलडोजर चले, एक रामकृपाल का भवन गिरा है, हम कहीं ना कहीं कमिटी, माफ करिएगा, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी और जो कहा डीजी जी ने कहा कि सरकार को दिखना भी चाहिए कार्रवाई करते हुए, जनता के अंदर एक आत्मविश्वास तो होना चाहिए ना कि सरकार हमारी करती है काम। ऐसा होते दिख, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो राजस्थान की सरकार तो दिख रही है, काम कर भी रही है, दिख रही ना, वन रक्षक भर्ती। और अगर आप हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे पर्सपेक्टिव में दरअसल देखिए क्या है कि जब तक हम चीजों को स्वीकारेंगे नहीं तब तक हम किसी सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे। जितना एक्सेप्टेंस मैंने किया किसी ने किया भी नहीं होगा, इनकी सरकारों में भी है। अमृतलाल मीणा को क्यों भूला नहीं है? सब जानते थे, जब आपको पता लग रहा है एनसीसी का पीएमडी जैसे पेपर लीक हुए, बात कर लेंगे, आपस में बात कर लेंगे, फिर दो गेस्ट कहां जाएंगे? हम डीजी जी के पास चलेंगे। डीजी जी, परीक्षाएं तो आगे भी होंगी और ऐसा नहीं है कि इस बात में भी दम है कि सिर्फ अकेला राजस्थान के जिम्मे हो, क्योंकि हम चारों तरफ से तमाम सूबे हैं जी। तो क्या वक्त आ गया है कि क्या केंद्र सरकार और क्या राज्य सरकार सबको मिलके बैठ के एक मुद्दे, एक सॉल्यूशन पे पहुंचना चाहिए कि भारत में भर्ती परीक्षाएं कैसे होंगी? क्योंकि ये जो चीज है ये अन्य स्टेट में भी इससे ज्यादा लेवल पे है। मध्य प्रदेश में देखें तो व्यापक हुआ था।
बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये केवल किसी प्रदेश का या किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। और अगर राज्य सरकारें, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, अपने प्रदेश में इस तरह की घटनाओं को रोकने में लगातार विफल हो रही हैं, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी अपने आप से बनती है, क्योंकि केंद्र कभी भी पूरे देश की प्रजा को राज्य सरकारों के भरोसे नहीं छोड़ सकता अगर वो अपना काम जिम्मेदारी के साथ नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, जो हमारा कार्मिक मंत्रालय है भारत सरकार का, उसको इसमें लीड लेना चाहिए, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया जो है वो पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर आती है। एक कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव रहे और सभी स्टेट गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी रहे, प्लस जितने भी वहां पे पीएससीज हमारे हैं जो सिलेक्शन करते हैं अलग अलग कर्मचारियों का हायर लेवल्स पे, उन सब के पदाधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक होनी चाहिए जिसमें ये बात की जाए कि क्योंकि वो सब लोग परफेक्ट होंगे अपने काम में। परीक्षा आयोग बन जाना चाहिए संवैधानिक तौर पे वो, क्योंकि वो जी बिल्कुल, क्योंकि जब आप एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे वो लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि पेपर यहां से यहां कैसे आ रहा है। आप देखिए बेंगलोर में एक बहुत ही अच्छा, मैं कहूंगी, प्रयोग इस तरह का किया गया कि उसमें अब जो पेपर है वो बिल्कुल पूरा ऑनलाइन मोड पे डाल दिया गया है। पेपर किसी भी प्रिंटिंग प्रेस में पब्लिश ही नहीं होगा, पेपर ऑनलाइन टाइप होएगा और उसके बाद अलग अलग कोड्स में उसकी संख्या रहेगी। वो कोड एग्जामिनेशन सेंटर को दे दिया जाएगा परीक्षा से आधा घंटा पहले। वहां पे हाई स्पीड के प्रिंटर लगे होंगे और जैसे ही वो कोड खोलेगा, कोड कौन खोलेगा? सुप्रिंटेंडेंट। तो जिम्मेदारी किसकी तय हो गई? सुप्रिंटेंडेंट की तय हो गई। तो जैसे ही वो कोड उनके पास आएगा तुरंत पेपर छाप के तुरंत बच्चों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो बहुत बड़ी चेन को उन्होंने अपनी जो भर्ती प्रक्रिया है उससे एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद उस यूनिवर्सिटी में आज तक किसी तरह का कोई भी इस तरह का पेपर लीक मैटर नहीं हुआ। मुझे लगता है उससे हम सीख सकते हैं, इच्छा शक्ति हो और हमारी नियत हो कि हम इस पुण्य के कार्य को पारदर्शी तरीके से और ईमानदार तरीके से संपन्न करवा दें। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। चाहे कोई कानों पर हाथ रख ले या फिर दिल पर पत्थर या आंखों पर पट्टी ही क्यों न बांध ले, लेकिन हम हमेशा जनता की तकलीफों को समझते हैं और कभी चुप नहीं बैठते। हमने हर वो मुद्दा उठाया जो आम आदमी से जुड़ा है, प्रशासन को हमारी बात सुनने पर और लोगों की परेशानियों का हल निकालने पर मजबूर किया। हमारी आवाज ना कभी रुकी है ना थमी है। हम हैं आपकी अपनी राजस्थान पत्रिका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ अरविंद पालावत हैं। अरविंद जी, जब हम, जैसे ये बात है कि राजनीतिक संरक्षण जब देते हैं और अक्षम लोगों को उस जगह पर बिठा देते हैं तो फिर ये तो होना ही होगा। तो क्या हम ये माने कि ये जो राजनीतिक दल हैं इनके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव है? ये चाहते नहीं है कि सिस्टम जो है वो ठीक से चले, वो ऐसे ही चले जिससे इनके होने की एक तरीके से जरूरत महसूस होती रहे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि सरकार अक्षम है, यानी ये अक्षम है, हमें ले आइए। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक संरक्षण है वो बिल्कुल प्राप्त है। जैसे ब्रेक पर जाने से पहले जब मैंने कहा था कि जो भी हमारे बोर्ड है, आयोग है, वहां पर जब चेयरमैन बनाया जाता है तो वो देखा जाता है कि किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो क्यों न हम उसमें ऐसा कर दें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के कोई आईएएस अधिकारी है उनको हम वहां पर चेयरमैन बनाएं, ताकि कहीं ना कहीं एक राजनीतिकता का जो ठप्पा है वो तो यहां पर नहीं लगेगा। और जब आप किसी अधिकारी को बैठाएंगे तो अपनी नौकरी को सेफ रखने के लिए कम से कम पूरी जो प्रक्रिया है उसको पारदर्शी तरीके से कर सकेंगे। हालांकि ये चूंकि संवैधानिक चीज है तो इसमें संशोधन कराना जो है वो बेहद जरूरी होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारे को अपना व्यक्ति नहीं बैठाना, और यदि अपना व्यक्ति आपको नहीं बैठाना और आप चाहते हैं कि हमारी विचारधारा का वो व्यक्ति नहीं हो, तो आप इस तरह का इसमें एक जो परिवर्तन है वो यहां पर कर सकते हैं। साथ ही जिस तरह से डीजी मैम ने कहा कि जो एक पेपर प्रिंटिंग की जो चैन है उसको तोड़ना भी जरूरी है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज हो गया है। क्योंकि आप पुराने तरीके से चले आ रहे हैं कि हमने पेपर सेट करवाया, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग रूम में उसको 10 दिन रखा, 10 दिन के बाद में जब हमारा पेपर है उस दिन हम 1 घंटे पहले उसको सेंटर पर ले जाकर के दे रहे हैं। तो इस बीच में जब हमने ट्रांसपोर्ट किया
ये सबसे बड़ा वहां पर एक खतरा हो सकता है। स्ट्रांग रूम में किन व्यक्तियों की ड्यूटी है, ये बड़ा खतरा है। तो यहां पर ये जरूर सोचना होगा कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि ये जो चैन है इसको हम ब्रेक कर सकें। ये अपने आप में एक बड़ी चीज यहां पर है। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक चेंजेस जो है बड़ा, जिसको कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा चेंजेस परीक्षाओं की दृष्टि से, वो हमें यहां पर करना जरूरी होगा, ताकि इस तरह की जो पेपर लीक जो प्रकरण है वो कम आए। क्योंकि आपने ये देख लिया कि स्ट्रांग रूम से और सेंटर पर जाने के बीच में जब हमारा पेपर लीक हो रहा है, तो आपको उस जगह पर एक काम करना होगा ताकि आप जो पेपर लीक है उसको रोक सकें। ये इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जी। डी जी, क्या एक जो टाइम टेबल है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि भर्ती, जैसे अभी बात आई कि साहब नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा होगी तो सीधी सी बात है कि अव्यवस्था फैलेगी, कि समय समय पर ये भर्ती परीक्षाएं होती रहें और एक मूवमेंट चलाए जाने की जरूरत है। जैसे भारत में गंदगी के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है कि भाई स्वच्छता आंदोलन जिसे कहते हैं, तो इस नकल के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, जिसमें सारे सामाजिक संगठन कि यदि आपके पास आता है तो आप खरीदें नहीं। लेकिन अभी जिस तरीके की बेरोजगारी का आलम है, उसमें लोगों को लगता है कि कुछ पैसा खर्च करके यदि सीधी नौकरी मिल रही है, पेपर मिल रहा है यानी नौकरी मिल रही है, तो उससे हम कैसे निपटें? बिल्कुल सही टाइम टेबल होना और रेगुलर जो भर्तियां होना, वो अपने आप में इस तरह की प्रक्रिया पे एक बड़ी रोक होगी। क्योंकि जब लगातार भर्ती होगी तो युवाओं को लगेगा कि इस बार नहीं हुआ तो अगले साल हो जाएगा। लेकिन जब पूरी की पूरी जो एग्जाम है वही 5-5, 6-6 साल बाद होते हैं, तो युवाओं को भी ये लालच हो जाता है कि अब मिला है, पता नहीं फिर नेक्स्ट कब होगा, तो क्यों ना मैं अपना जो भविष्य है उसको सेट कर लूं। तो मुझे लगता है अगर हमारा टाइम टेबल बहुत रेगुलर होगा तो युवाओं में एक उम्मीद जगेगी कि वो अपनी मेहनत के दम पर अगर एक बार असफल हुए तो अगली बार सफल जरूर होंगे। तो मुझे लगता है वो करप्शन की तरफ बहुत कम जाएंगे। और दूसरी बात आपने जैसे कही, मुझे लगता है पूरे मुद्दे का क्रक्स वही है, हमें सामाजिक चेतना को तो इसमें पैदा करना ही होगा। और इसके साथ साथ मैं कहूंगी आप यूपीएससी से सीख सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम स्टेट पीसीएस के भी मैं कहूंगी लीक होते हैं, लेकिन यूपीएससी के एग्जाम के ऊपर टच वुड आज तक इंडिया में इस तरह का कोई भी आरोप नहीं लगा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सबके समय में यूपीएससी बहुत एफिशिएंसी से एग्जाम कराती है। सर्विस का आदर बहुत ज्यादा है भारत में जी। तो मुझे लगता है उसको उससे कुछ एडवाइस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स ले सकती हैं कि वो अपने एग्जाम को, क्योंकि वो भी ट्रेडिशनल मेथड पे ही चल रहे हैं, किस तरह से इतना फुल प्रूफ कर पाते हैं। बाकी तो मैं कौटिल्य की एक बात कहना चाहूंगी। कौटिल्य कहते हैं कि किसी सिस्टम में अगर करप्शन को देखना है तो ये देख लीजिए कि उसका नीचे का अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है, वो करप्ट है या नहीं है, आपको ऊपर का पता चल जाएगा। तो सिर्फ नीचे वालों पे मत तोला जाए। अब मैं आपसे एक सवाल और, ये तो हो गया भर्ती परीक्षा जी, आप पढ़ाती भी हैं जी। भारत में परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा सिस्टम है हमारे यहाँ, बिना परीक्षा दिए तो हम पास हो नहीं सकते जी। आपको लगता है कि उन परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं ये चीजें घर कर रही होंगी जिन पर हमारी निगाह नहीं है, हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि वहां सीधे नौकरी नहीं मिलती है? बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही। ये चीजें जो है वो पूरे अलग विश्वविद्यालय और स्कूल के स्तर पे भी मुझे लगता है फैल गई होंगी। हम अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं विश्वविद्यालय के कई शिक्षक अपने रेगुलर कोर्सेज का पेपर लीक करने के मामले में कई बार हवालात का दौरा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक होने के नाते हमारी सबसे पहले नैतिकता अपने प्रोफेशन के साथ हो रही है और हम उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बात यह है कि ऐसे केसेस के ऊपर भी नकेल लगाने के लिए पूरे विश्वविद्यालय संगठन जितने हैं उनको खुद आगे आना होगा। विश्वविद्यालय को यह निश्चित करना होगा कि जो उनके शिक्षक हैं वो इस तरह के पेपर प्रकरण में अगर पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और साथ ही साथ ये भी एक काम किया जा सकता है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक अपने विश्वविद्यालय का पेपर ना बनाए, दूसरे विश्वविद्यालय के बनाए, तो मुझे लगता है तो भी लीकेज के मामले कम हो जाएंगे। पंकज जी, एक ईमानदारी की जरूरत है। हम सिर्फ राजनेताओं पर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन एक ईमानदारी सिस्टम में आए तो ईमानदार लोगों को आगे लाए जाने की जरूरत है। क्या उसके लिए हम राजनीतिक दलों से ये उम्मीद करें कि अब वक्त आ गया है कि कम से कम उन लोगों को आगे लाएं, ना कि उन लोगों को कि जैसे हमने देखा रीट में जो लोग अरेंज कर रहे थे उन पर ही उंगली उठी? देखिए, निसंदेह सामाजिक चेतना तो का संचार तो जरूरी है इस समय होना, वो विद्यार्थियों शिक्षकों के बीच में भी एक सामाजिक चेतना हो, नैतिक शिक्षा सुदृढ़ हो, ये सब हम सबको मिलकर प्रयास करने पड़ेंगे। दूसरी बात, हम और किस तरीके से चीज़ों को, देखिए 3-4 पर्सपेक्टिव होते हैं जिनमें काम किया जा सकता है और इस जो सिस्टम है नकल विरोध इसको मजबूत किया जा सकता है। आपको शायद पता होगा 2-3 दिन पहले ही अशोक गहलोत जी ने एक कोचिंग माफिया के खिलाफ भी एक नया कानून लाने की बात की, गाइडलाइन बनाने की बात की है, तो उससे भी मजबूती मिली। और दूसरा, राजस्थान पहला स्टेट है जहां पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हम लोगों ने अपॉइंट किए हैं, जिसकी भर्ती की है। और ये क्यों की जा रही है, इसके पीछे है कि आने वाले टाइम में सारे पेपर्स को ऑनलाइन किया जाए, ऑनलाइन किया जा सके। उसके लिए जो लोग अभी ऑनलाइन, उसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको कंप्यूटर लिटरेसी देनी पड़ेगी। दिक्कत तब होती है, हमारा जो नेतृत्व है राजनीतिक
वो सब बात स्वीकारता है, वो भरे मंच से स्वीकारता है कि ट्रांसफर में लेन देन है, वो भरे मंच से स्वीकारता है कि भ्रष्टाचार है, हो सकता है हम जिन विभागों के मुखिया हैं हमारे यहां भी भ्रष्टाचार हो, वो ये स्वीकारता है कि निजी अस्पतालों में लूट मची हुई है। लेकिन उसके बाद इन सबको ठीक करने का ठेका किसके पास है? हमने जिन्हें चुन के भेजा है उनके पास है ना। अभी सवाल आपकी तरफ आएंगे, आप यदि उसको जनरलीकरण कर देंगे कि वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, तो देखिए बात आगे निकल मैं जाएगी। उस चीज को मैंने रिपीट नहीं किया, मैं इतना कहूंगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बहुत सारे जो वो प्रदेश हैं या सेंट्रल वो क्या कर रहे हैं उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन हमने ना कुछ से कुछ तो किया है ना। हमने एंटी चीटिंग बिल बनाया है, सरकारों हम को लोगों ने कोचिंग माफिया पे कानून बनाया किया है। और सरकारों उसको और देखिए, मजबूत जो करने की और जिम्मेदार अध्यक्ष है हम उसे लगातार काम कर स्वीकारना रहे हैं। चाहिए, उसे कम से कम माफी तो मांगनी चाहिए कि हमसे ये अपराध हो रहा है, हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। ये तो होता है नहीं साहब हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। अच्छा कब होगा? 75 साल हो गए आजादी के और हम भर्ती परीक्षा ठीक से नहीं आयोजित करा पा रहे। तो ये शर्मनाक बात नहीं है? माथे पर कलंक नहीं है? सबके माथे पर कलंक है। हम सिर्फ सत्तारूढ़ दल की बात नहीं कर रहे हैं, आपके बगल में जो बैठे हैं उनसे भी ये सवाल कर रहे हैं कि आप इस मामले को लेके एक राय क्यों नहीं बना सक रहे हैं? जब केंद्र में आपके पास एक स्ट्रांग सरकार है तो आप सारे राज्यों को लीजिए, एक इस तरीके की व्यवस्था लागू कराइए कि भर्ती परीक्षा में उंगली ना उठे। अभिषेक जी, निश्चित रूप से केंद्र की सरकार है वो इस चीज पे कार्रवाई जब आप बता रहे हैं तो करनी चाहिए। अगर मान लो इस तरह का अगर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक पैटर्न पे अगर एग्जाम हो जाता है तो हम तो स्वागत करेंगे। लेकिन मेरे को ये है कि जो आज यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, एसएससी के एग्जाम होते हैं, वो भी तो एक सिस्टम से होते हैं। तो यहाँ पे जो भी एग्जाम होता है तो वहां पे जो अधिकारी जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तो वो उसको कोई न कोई ऐसी खामी छोड़ देता है कि वो हाई कोर्ट में या कहीं पे भी कोर्ट में जाके उसका अब समय इस्तेमाल कम करता है, समय कम। तो वो ठीक चीजें है, भी ठीक है, देखने वाली ठीक बात है कि वो ऐसा क्यों करता है। वो यहाँ ठीक पे है, समय कम है। हम फाइनल कमेंट्स के लिए डॉक्टर डीजी शर्मा जी के पास जाएंगे। फाइनल कमेंट्स, ये मुद्दे भर्ती परीक्षा हो, पर्यावरण हो, मिलावट हो, हमारी संज्ञान में है ही नहीं। बिल्कुल, हमें नैतिकता का तो देखिए इस समाज में बहुत अभाव आ रहा है, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो। तो हमें उसको नैतिकता का उत्थान तो करना ही करना है। और साथ ही इस तरह के मुद्दों के लिए विशेष तौर पे कहना चाहूंगी, अब डिजिटल इंडिया की हम बात कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको कम करना ही पड़ेगा और मैक्सिमम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हुए इस सिस्टम को वाटर प्रूफ सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि किसी भी तरह से करप्शन का जो दीमक है वो इसको ना खा सके और हमारे युवाओं को एक भरोसा रह सके कि पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष है, स्वस्थ है और सब कुछ हो सकता है यदि हम करना चाहें। जी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। सुकरात के शिष्य और अरस्तु के गुरु रहे प्लेटो का कहना है, राजनीति में हिस्सा न लेने का एक दंड यह है कि अयोग्य लोग आप पर शासन करते हैं। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। कल फिर मुलाकात होगी। बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार। मुद्दे वही जो जनता के लिए सही। हर मृत्यु एक आंकड़ा है, हर बलात्कार एक आंकड़ा है। सिर्फ समाधान पर फोकस, चिल्लाहट नहीं। चर्चा वही रखें जितना आपसे पूछा जाए। आप भी सिर्फ बोली बोल रहे हैं 8 साल से, या कुछ नहीं। आप भटकती सरकारों को हम दिखाएंगे आईना। अपराध में हम नंबर 1, इसको हम माने एक आदर्श सरकार। विषय के हर पहलू पर होगी बात। स्टिंग ऑपरेशन तक करके आपको बताया हमने कि देखिए कैसे लूट हो रही है। जुड़िए पत्रिका पैनलिस्ट के साथ। भ्रष्टाचार अगर इस देश में है तो वो सिर्फ राजनीतिक दलों के चंदे की वजह से है। देश दुनिया के हर मुद्दे का सटीक विश्लेषण। क्या राजस्थान पत्रिका इस खबर को उजागर न करे तो सरकार का तंत्र क्या सोया रहता है? बिल्कुल पूरी तरह। पत्रिका प्राइम टाइम डिबेट सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ पत्रिका टीवी पर। चाहे कोई कानों पर हाथ रख ले या फिर दिल पर पत्थर या आंखों पर पट्टी ही क्यों ना बांध ले, लेकिन हम हमेशा जनता की तकलीफों को समझते हैं और कभी चुप नहीं बैठते। हमने हर वो मुद्दा उठाया जो आम आदमी से जुड़ा है। प्रशासन को हमारी बात सुनने पर और लोगों की परेशानियों का हल निकालने पर मजबूर किया।